12 मार्च 1993 सिर्फ 2 घंटे 10 मिनट में मुंबई में 12 धमाके हुए। 257 लोग मारे गए और 700 से ज्यादा घायल हुए। इस हमले के पीछे जिस आदमी का नाम सामने आया वह उस समय हजारों किलोमीटर दूर दुबई में बैठा था। उसका नाम था दाऊद इब्राहिम। लेकिन ये कहानी 1993 से नहीं बल्कि मुंबई की डोंगरी की गलियों से शुरू होती है। मई 1980 की एक रात मुंबई के डोंगरी इलाके की तंग गलियों में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक ऐसी कहानी पल रही थी जो आगे चलकर पूरे भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाली थी। यह कहानी थी एक ऐसे लड़के की जिसने गरीबी में आंखें खोली, छोटी चोरी से शुरुआत की और कुछ ही सालों में मुंबई के अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक नाम बन गया। उस लड़के का नाम था दाऊद इब्राहिम कासकर। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में उस समय 3 बड़े नाम हुआ करते थे, हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार। इन तीनों के सामने किसी चौथे आदमी का खड़ा होना लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन उसी दौर में मुंबई की तंग गलियों में एक पुलिस हेड कांस्टेबल का बेटा धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बना रहा था। दाऊद इब्राहिम का जन्म 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। उसके पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और परिवार बाद में मुंबई के डोंगरी इलाके में आकर बस गया। परिवार बड़ा था, खर्च ज्यादा था और आमदनी सीमित। लेकिन इसके बावजूद उसके पिता चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने। दाऊद को एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ने भेजा गया, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। साल 1966 में उसके पिता एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस को सुलझा नहीं पाए और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। बस यहीं से परिवार की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। घर में पैसों की कमी इतनी बढ़ गई कि कई बार खाने तक की दिक्कत होने लगी। दाऊद की पढ़ाई छूट गई और फिर उसी वक्त उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ आया। डोंगरी की गलियों में रहने वाले कुछ लड़कों से उसकी दोस्ती हो गई जो छोटी मोटी चोरी और ठगी में शामिल थे। उनके साथ रहते रहते दाऊद भी धीरे धीरे उसी दुनिया में उतर गया। महज 14 साल की उम्र में उसने पहली बार चोरी की, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। जल्द ही वह चोरी, ठगी और छोटी मोटी गुंडागर्दी के जरिए इलाके में पहचान बनाने लगा। कुछ समय बाद वह एक लोकल गैंगस्टर बासु दादा के गिरोह में शामिल हो गया। दाऊद की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। उसे सिर्फ एक गुंडा बनकर नहीं रहना था, उसे अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम बनना था। धीरे धीरे उसने अपने आसपास ऐसे लोगों का एक छोटा सा ग्रुप बना लिया जो उसके इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते थे। 1970 के दशक के आखिरी सालों तक दाऊद और उसके बड़े भाई शब्बीर कासकर ने मिलकर अपना खुद का गैंग बना लिया। यही गैंग आगे चलकर डी कंपनी के नाम से मशहूर हुआ। उस समय मुंबई में स्मगलिंग का धंधा बेहद बड़ा था। सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई विदेशी सामान समुद्र के रास्ते भारत लाए जाते थे। इन धंधों पर पहले से करीम लाला की पठान गैंग का कब्जा था, लेकिन दाऊद ने धीरे धीरे इस धंधे में भी पैर जमाना शुरू कर दिया और यही बात जल्द ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के सबसे खतरनाक गैंग वॉर की वजह बनने वाली थी। दाऊद के बढ़ते प्रभाव से करीम लाला बेहद नाराज रहने लगा था। दोनों गैंग्स के बीच छोटी छोटी झड़पें शुरू हो गईं। मुंबई की सड़कों पर गोलीबारी आम होने लगी। हालात इतने खराब हो गए कि समझौता कराने के लिए हाजी मस्तान को बीच में आना पड़ा। कुछ समय के लिए दोनों गैंग शांत रहे, लेकिन यह शांति ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। जल्द ही दोनों गैंग फिर आमने सामने आ गए। इसी दौरान एक घटना ने इस दुश्मनी को हमेशा के लिए खून की दुश्मनी में बदल दिया। 12 फरवरी 1981 उस दिन मन्या सुरवे नाम के एक गैंगस्टर ने दाऊद के बड़े भाई शब्बीर कासकर की हत्या कर दी। कहा जाता है कि इस हत्या के पीछे पठान गैंग का हाथ था। अपने भाई की मौत की खबर सुनते ही दाऊद बुरी तरह टूट गया, लेकिन इस दर्द ने उसे कमजोर नहीं किया बल्कि और ज्यादा खतरनाक बना दिया। अब उसके लिए ये सिर्फ गैंग वॉर नहीं था, ये बदले की लड़ाई बन चुकी थी। उसने कसम खाई कि वह अपने भाई की मौत का बदला लेकर रहेगा। इसके बाद दाऊद ने एक बेहद चौंकाने वाला कदम उठाया। उसने पुलिस के साथ हाथ मिला लिया। दाऊद ने पुलिस को अपने दुश्मनों की जानकारी देना शुरू कर दिया। मन्या सुरवे और पठान गैंग की मूवमेंट्स की खबरें लगातार पुलिस तक पहुंचने लगी। नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने एक एक करके उनके कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया और कई लोग एनकाउंटर में मारे गए। साल 1982 में मन्या सुरवे भी एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन दाऊद का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसे अब भी करीम लाला से बदला लेना था और फिर धीरे धीरे उसने पठान गैंग
गैंग के कई लोगों को खत्म करना शुरू कर दिया। मुंबई की सड़कों पर लगातार किलिंग और काउंटर किलिंग का दौर शुरू हो गया। कुछ ही सालों में दाऊद ने अपने ज्यादातर दुश्मनों को या तो खत्म कर दिया या इतना कमजोर कर दिया कि वे उसके सामने टिक ही नहीं पाए। अब मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक नया नाम तेजी से उभर रहा था, दाऊद इब्राहिम। डी कंपनी तेजी से फैलने लगी। स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, रियल एस्टेट और हवाला नेटवर्क, मुंबई से लेकर गुजरात और दमन तक उसका नेटवर्क फैल गया था। पैसे की बारिश होने लगी। लेकिन जैसे जैसे दाऊद का साम्राज्य बढ़ रहा था, वैसे वैसे पुलिस का शिकंजा भी कसता जा रहा था। मुंबई पुलिस को अब साफ समझ आ चुका था कि अगर इस आदमी को नहीं रोका गया तो वह पूरे शहर के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। 1985 के आसपास पुलिस ने उसके खिलाफ कई बड़े केस दर्ज किए और उसे गिरफ्तार करने की तैयारी शुरू कर दी। दाऊद को भी अंदाजा हो चुका था कि अब मुंबई में रहना उसके लिए खतरनाक होता जा रहा है। और फिर एक रात जब पुलिस की टीमें उसे पकड़ने के लिए उसके ठिकानों पर छापे मार रही थीं, तब तक दाऊद भारत छोड़ चुका था। वह दुबई भाग गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल कहानी तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि भारत से बाहर बैठकर दाऊद जो करने वाला था वह सिर्फ क्राइम नहीं बल्कि आतंकवाद का एक नया अध्याय बनने वाला था। साल 1986, भारत से हजारों किलोमीटर दूर बैठा एक भगोड़ा अपराधी अब भी मुंबई की गलियों पर राज कर रहा था। दाऊद इब्राहिम भारत छोड़ चुका था, लेकिन उसके ऑपरेशन बंद नहीं हुए थे, बल्कि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई जाने के बाद उसका नेटवर्क पहले से ज्यादा संगठित और खतरनाक हो गया था। अब वह सीधे मैदान में उतरकर अपराध नहीं करता था, अब वह एक कमांडर बन चुका था। मुंबई, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और यहाँ तक कि नेपाल तक उसके गुर्गे फैले हुए थे। दुबई में बैठा दाऊद फोन उठाता और भारत में किसी की जिंदगी खत्म हो जाती। डी कंपनी का नेटवर्क इतना मजबूत हो चुका था कि पुलिस के लिए इसे तोड़ना बेहद मुश्किल हो गया था। उसके सबसे भरोसेमंद लोगों में छोटा राजन, छोटा शकील, शरद शेट्टी, गुरु सताम और मोहन कोटियन जैसे नाम शामिल थे। दाऊद के लिए मुंबई का पूरा ऑपरेशन छोटा राजन संभालता था। लेकिन अंडरवर्ल्ड की दुनिया में दोस्ती ज्यादा दिन नहीं टिकती। जल्द ही डी कंपनी के अंदर ही दरारें पड़ने लगी। छोटा शकील को छोटा राजन का नंबर 2 होना बिल्कुल पसंद नहीं था। धीरे धीरे उसने दाऊद के कान भरने शुरू कर दिए। उधर मुंबई में एक और ताकत तेजी से उभर रही थी। अरुण गवली, रमानायक और बाबू रेशम जैसे गैंगस्टर्स के साथ मिलकर गवली ने एक अलग गैंग खड़ा कर लिया था और जल्द ही दाऊद गैंग और गवली गैंग के बीच खून की दुश्मनी शुरू हो गई। मुंबई की सड़कों पर फिर से गोलियां चलने लगी, एक के बाद एक किलिंग और फिर उसका बदला। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। 1988 में रमानायक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। इसके बाद गवली ने उसकी जगह गैंग की कमान संभाल ली और दाऊद के खिलाफ जंग जारी रखी। दुबई में बैठा दाऊद अब भी इस गैंग वॉर को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन इस बीच उसकी ताकत सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं रही। उसने अपने पैसे को अलग अलग बिजनेस में लगाना शुरू कर दिया। रियल एस्टेट, होटल, शिपिंग और एक ऐसा क्षेत्र जहां पैसा भी था और ग्लैमर भी, बॉलीवुड। 1980 और 90 के दशक में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को अक्सर फाइनेंस की भारी जरूरत होती थी। बैंक फिल्मों को आसानी से लोन नहीं देते थे और कई फिल्म प्रोड्यूसर्स को निजी निवेशकों की तलाश रहती थी। यहीं से अंडरवर्ल्ड के पैसे ने फिल्म इंडस्ट्री में रास्ता बनाना शुरू किया। कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम ने इस मौके को बहुत जल्दी पहचान लिया था। उसने अपने हवाला नेटवर्क के जरिए कई फिल्मों में पैसा लगाना शुरू कर दिया। कुछ फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए यह पैसा एक आसान फाइनेंसिंग का जरिया था, लेकिन कई लोगों के लिए ये मजबूरी थी, क्योंकि उस समय मुंबई में अंडरवर्ल्ड का खौफ इतना ज्यादा था कि जो प्रोड्यूसर या बिजनेसमैन पैसे देने से मना कर देता उसे धमकियां मिलने लगती थीं। कई मामलों में तो फिल्म प्रोड्यूसर से बाकायदा हफ्ता वसूला जाता था। फोन आता और कहा जाता कि फिल्म बनानी है तो सुरक्षा के लिए पैसा देना पड़ेगा। अगर कोई मना करता तो उसके ऑफिस पर फायरिंग हो जाती या फिर उसके साथ काम करने वाले किसी आदमी को निशाना बना लिया जाता। ये बात भी सामने आने लगी कि कुछ फिल्मों में दाऊद के लोगों का पैसा लगा हुआ है। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि दाऊद कभी कभी फिल्म प्रोड्यूसर से यह तक कहता था कि किसी खास एक्टर या एक्ट्रेस को फिल्म में कास्ट किया जाए। लेकिन बॉलीवुड और दाऊद का रिश्ता सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं था। उस दौर में दुबई में होने वाली उसकी पार्टियां भी काफी मशहूर थीं। जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच शारजाह में क्रिकेट मैच होते थे तो कई बॉलीवुड सितारे दुबई पहुंचते थे और उन्हीं दिनों दाऊद के आलीशान घरों या होटलों में बड़ी बड़ी पार्टियां हुआ करती थीं। इन पार्टियों में बिजनेसमैन, क्रिकेट से जुड़े लोग और कभी कभी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ बड़े नाम भी नजर आते थे। यही वजह थी कि धीरे धीरे बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के रिश्तों को लेकर मीडिया में भी खबरें आने लगीं। कुछ अभिनेत्रियों के नाम
दाऊद के साथ जोड़े जाने लगे। कई फिल्मी सितारों की दुबई में उससे मुलाकात की चर्चाएं होने लगी। हालांकि इनमें से कई बातें अफवाहें भी हो सकती थीं, लेकिन इतना जरूर था कि उस दौर में अंडरवर्ल्ड का साया बॉलीवुड पर साफ दिखाई देता था और इस पूरे नेटवर्क के पीछे बैठा था दुबई में रहने वाला एक आदमी, दाऊद इब्राहिम। लेकिन यह चमक दमक ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली थी, क्योंकि जल्द ही एक ऐसी घटना होने वाली थी जो दाऊद को सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बना देने वाली थी। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। इसके बाद पूरे देश में दंगे भड़क उठे। मुंबई भी इस हिंसा से बच नहीं पाया। इसी माहौल में एक खतरनाक साजिश तैयार होने लगी। इस साजिश में शामिल था दाऊद इब्राहिम, उसका करीबी टाइगर मेमन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI। प्लान बेहद खौफनाक था, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को दहला देने का। जनवरी 1993 में पाकिस्तान से RDX और हथियारों के कंसाइनमेंट गुजरात के समुद्री रास्तों से भारत भेजे गए। इन हथियारों को मुंबई तक पहुंचाने का जिम्मा दाऊद के लोगों को दिया गया था। और फिर आया 12 मार्च 1993 दोपहर का वक्त। मुंबई अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थी, लेकिन अगले 2 घंटे शहर के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाले थे। 2 घंटे 10 मिनट के भीतर मुंबई में 12 जगहों पर जोरदार धमाके हुए। शेयर बाजार, होटल, बस स्टैंड और भी कई भीड़ भाड़ वाले इलाके। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। धुएं और मलबे के बीच लोग अपनों को ढूंढ रहे थे। इन धमाकों में 257 लोगों की मौत हो गई और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये भारत के इतिहास का पहला इतना बड़ा सीरियल बम ब्लास्ट था और जांच में सामने आया कि इस हमले के पीछे दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी का हाथ था। इसके बाद दाऊद सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं रहा, वह भारत के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी बन गया। भारत सरकार ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया। इंटरपोल भी उसकी तलाश में जुट गया, लेकिन तब तक वह दुबई से भी निकल चुका था। कहा जाता है कि वह पाकिस्तान चला गया, जहां उसे ISI की सुरक्षा मिलने लगी। इसके बाद भी उसका नेटवर्क खत्म नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा फैल गया। ड्रग तस्करी, हवाला कारोबार, मैच फिक्सिंग और अंतर्राष्ट्रीय हथियारों की स्मगलिंग। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1990 के दशक के आखिर तक डी कंपनी के लिए काम करने वाले गैंगस्टर्स की संख्या हजारों में पहुंच चुकी थी। कुछ आकलनों के अनुसार 1995 तक उसका सालाना कारोबार लगभग 2000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था। दाऊद का नेटवर्क भारत से निकलकर कई देशों तक फैल चुका था। यूनाइटेड किंगडम, UAE, थाईलैंड, मलेशिया, नेपाल और अफ्रीका तक। दाऊद का नाम कई बड़े आतंकवादी संगठनों से भी जोड़ा गया। इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र, भारत और अमेरिका ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। उसके सिर पर करोड़ों का इनाम रखा गया, लेकिन इसके बावजूद वह आज तक गिरफ्त से बाहर है। पिछले 30 सालों में कई बार उसकी मौत की अफवाहें भी उड़ चुकी हैं। कभी कहा गया कि उसे जहर दे दिया गया, कभी कहा गया कि उसे हार्ट अटैक आया, लेकिन हर बार ये खबरें झूठी साबित हुई। आज दाऊद इब्राहिम की उम्र लगभग 70 साल के आसपास मानी जाती है, लेकिन उसका नेटवर्क अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। डी कंपनी आज भी एक ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, एक ऐसा नेटवर्क जो ड्रग्स, हवाला, आर्म्स स्मगलिंग और आतंकवाद की फंडिंग तक में शामिल रहा है। 12 मार्च 1993 के धमाकों को आज 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उस साजिश का मास्टरमाइंड आज भी आजाद है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि वह पाकिस्तान में छिपा है। कुछ लोग कहते हैं कि उसका नेटवर्क अब भी सक्रिय है, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, क्या वह कभी पकड़ा जाएगा या यह कहानी हमेशा अधूरी ही रह जाएगी? बाकी आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर रॉ से जुड़े और ऑपरेशन की वीडियो आपको देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।